आचार्य जी, अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि एक लड़की ने उड़ीसा में सेक्सुअल हरासमेंट के चलते उसने अपने प्रोफेसर के अगेंस्ट कंप्लेन करी और फाइनली उसने अपने आप को आग लगा ली। तो जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं औरतों का आत्मविश्वास और खुद भी वो मोटिवेटेड फील नहीं करती है बाहर जाने के लिए, काम करने के लिए। जितने संस्कृतिवादी हैं सब बिल्कुल उचक पड़ते, कहते देखा बाहर निकलने पर तो एक्सप्लॉइटेशन होता ही है, इसीलिए हम कहते हैं घर में बैठो। अब क्या करें? तो फिर जब घर के अंदर हत्या हो जाती है तो आप भी खबर दिखाइए और 100 बार दिखाइए, उनके मुंह के सामने ला के दिखाइए कि देखा घर के अंदर क्या होता है, देखा घर के अंदर क्या होता है। लड़की खुद बोलती है कि नहीं, मुझे तो शादी करनी है और ये मॉडर्न। ऐसी संस्कारी लड़की को प्रणाम है। बाहर वर्क प्लेस हरासमेंट हो गया, सेक्सुअल फेवर्स के लिए प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो वो इस चीज को लेके खुद का डिसीजन जस्टिफाई करती है कि हमने ठीक किया। ये तो 100 में से एक बार होता है, जो 99 बार घर में मैरिटल रेप होता है उसका क्या है? घर में तो उसको जन्म भी नहीं लेने दे रहे, अनसेफ वो ऑफिस में है क्या? नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि एक लड़की ने उड़ीसा में सेक्सुअल हरासमेंट के चलते उसने अपने प्रोफेसर के अगेंस्ट कंप्लेन करी और उसकी बात को किसी ने सुना नहीं और फाइनली उसने अपने आप को आग लगा ली और 2-3 दिन पहले वो मर गई। और इसके इसके लिए मैं कुछ आंकड़े देख रही थी कि 35% वुमेन जो हैं वो वर्कफोर्स में अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती, उनको सेक्सुअल हरासमेंट का एक्सपीरियंस करना पड़ता है। और स्कूलों में भी 25% से 35% लड़कियों को सेक्सुअल हरासमेंट फेस करना पड़ता है। तो इसके चलते ऑलरेडी हमारे समाज में लेबर पार्टिसिपेशन, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन इतना कम है और वैसे ही महिलाएं अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती। तो जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं औरतों का आत्मविश्वास और खुद भी वो मोटिवेटेड फील नहीं करती है बाहर जाने के लिए, काम करने के लिए। स्कूलों में भी ड्रॉप रेट बहुत ज्यादा है। तो आपके हिसाब से किस तरह महिलाएं अपने आप को प्रेरित करती रहें कि ऐसे इंसिडेंट से उनको ज्यादा फर्क ना पड़े और वो अपने आप को किस तरह से बाहर जाने के लिए प्रेरित करती रहे? नहीं, ये सारा किस्सा हमने बाहर का कहा ना, तो इसलिए फिर लग रहा है कि ज़रूरत है प्रेरणा की कि बाहर कैसे निकलें, बाहर कितना खतरा है, कैसे बाहर निकलें। क्योंकि सारा किस्सा हमने सिर्फ बाहर बाहर का कह दिया, इसलिए अब लग रहा है कि बाहर ही खतरा है इतना, बाहर कैसे निकलें। थोड़ा सा इंस्पिरेशन दीजिए, कुछ बताइए कि बाहर कैसे निकला जाए। ये है आपका सवाल। इस सवाल के मूल में बाहर की बात है कि बाहर गड़बड़ है। हम्म एक आंकड़ा मैं भी बताता हूं। 785 पुरुषों की हत्या उनकी पत्नियों ने करी है किसी अवधि में। 785 था आंकड़ा, क्योंकि अभी ये हुआ है ना कि पतियों की या प्रेमियों की हत्या कर दी कुछ महिलाओं ने। तो आंकड़ा ये था कि 785 पुरुषों की हत्या महिलाओं ने करी है किसी अवधि में भारत में। 6 महीना है, 1 साल है या 2 साल है, जो भी है। और था उसी अवधि में पतियों ने और प्रेमियों ने इससे 60 गुना ज्यादा महिलाओं की हत्या करी है। ये अंदर की बात है। आपने बाहर की बात बता दी थी, अंदर की बताई नहीं थी। बाहर की बात तो बिल्कुल ठीक है कि बाहर निकलो तो वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट हो जाता है, कोई चिकोटी काट लेता है, कोई आंख मार देता है, कोई कुछ आपको अश्लील संदेश, ल्यूड प्रपोजल भेज देता है, ये सब हो जाता है बाहर, ठीक, बिल्कुल होता है। और बाहर बहुत बुरी दुनिया है, ये सब चल रहा है। ऑटो वाला आपको, आप बैठ गए ऑटो में तो वो रियर व्यू से आपको देख रहा है, ये सब हो सकता है। लेकिन बाहर माने किसकी तुलना में बाहर? भीतर की तुलना में बाहर ना, तो भीतर की बात कौन करेगा? भीतर की कौन करेगा?
भीतर की वही बात है, वो जो आंकड़ा था खोज निकालिएगा। हो सकता है मैं कुछ ऊपर नीचे बयान कर रहा हूं, पर मेरे हिसाब से यही है। 785 का तो साफ साफ याद है कि 785 पुरुषों की हत्या उनकी पत्नियों या उनकी प्रेमिकाओं द्वारा की गई एक किसी अवधि में, और इससे 60 गुना ज्यादा महिलाओं की हत्या होती है उनके पतियों और उनके प्रेमियों द्वारा उसी अवधि में। ये अंदर की बात है, इस अंदर की बात का आपने उल्लेख ही नहीं करा। अब क्या करें? अब तो सवाल ही पलट गया सारा, कि नहीं पलट गया? सवाल यह था कि बाहर इतना असुरक्षित है मामला, महिला बाहर कैसे निकले? तो आंकड़े तो बोल रहे हैं कि बाहर जो असुरक्षा है सो है बाहर से कहीं ज्यादा असुरक्षित तो अपने घर में है। 12-14 साल पहले किसी कॉलेज में बेचारी छोटी सी लड़की थी, वो शरीर से भी वैसे ही वो संकुचित सी थी, दुबली पतली एकदम, लगेगी अभी छठी में पढ़ती होगी। तो उसको बोला था मैंने, वो कहीं पढ़ा भी होगा लेख, सुरक्षा नहीं मकान में, लड़की रहो उड़ान में। हाँ, उड़ान के अपने खतरे हैं, बिल्कुल हैं, उड़ान के अपने खतरे हैं, पर जब हम खतरों की बात करें तो तुलनात्मक रूप से करनी पड़ेगी ना। मकान के कितने खतरे हैं उसकी बात कौन करेगा? और ये तो अभी सिर्फ हत्याओं की बात हुई थी, उसमें जब और बातें आप जोड़ो जो कि बुरी मानी भी नहीं जाती, जो अच्छी मानी जाती है, तो उसकी बात कौन करेगा? सासू मां दबाव दे दे करके उसको गर्भवती करा रही है, बॉस कम से कम ये तो नहीं करता। लेकिन घर में बच्चा पैदा होगा, आप कहोगे देखो कितनी मजेदार बात है, ताली बजाओ ताली बजाओ, गोद भर रही है, आओ सोहर गाते हैं, ये सब चलता है। यहां किसी को पता चलेगा क्या कि उसको जबरदस्ती प्रेग्नेंट कराया गया था? वर्क प्लेस पर डिस्क्रिमिनेशन हो जाए जेंडर बेस्ड तो पता चल जाता है, पर आधी औलादें जबरदस्ती पैदा हो रही हो तो कैसे पता चलेगा? और वो तो और खुशी की बात मानी जाती है। और ये भी नहीं कि जो आप पर दबाव डल रहा हो वो जरूरी है कि बहुत प्रत्यक्ष हो। दबाव डालने के हमारी संस्कृति बहुत प्यारे तरीके जानती है, दबाव डालने के बड़े अनूठे और बड़े सूक्ष्म तरीके होते हैं। बहू आई है, 3 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ है, बहू के जन्मदिन पर उसको छोटे से इन्फेंट की फोटो गिफ्ट कर दो, डल गया दबाव। और फोटो गिफ्ट करते हुए बिल्कुल उसकी आंख में आंख डालकर देखो और बोलो कुछ हमारा भी सोचो ना, बस हो गया, डल गया दबाव। मुझे वर्क प्लेस को डिफेंड नहीं करना है, और वहां पर और ज्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल। और दिक्कत बस ये है कि उसके लिए हमारे पास बहुत सारे मेजर्स मौजूद हैं। यहां तक गाइडलाइंस मौजूद हैं कि आप किसी महिला सहकर्मी को अगर बहुत देर तक घूर कर देखते हैं, और वो भी तय कर दिया इतने सेकंड तक अगर आप लगातार टकटकी बांध कर देखते हैं तो सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन में आ जाएगा, जेल और हो जाएगी आपको। पुरुष बेचारे घबराने लगे हैं, वो बातचीत हो रही होगी तो बीच बीच में अपना थोड़ा इधर कर लेते हैं, कहते हैं कहीं सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग हो रही हो तो ये ना हो जाए कि देखो इतनी देर तक लगातार इसको देख रहा था। बाहर तो तमाम तरह के नियम कायदे बना दिए गए हैं, तो भेड़ियों से आपको थोड़ी सी निजात मिल सकती है। कोई कुछ गड़बड़ कर रहा है, आप जाकर के एचआर में शिकायत कर देंगे, एनसीडब्ल्यू में आप लिख करके भेज देंगे, और ज़्यादा ही नाटक हो रहा है तो आप अपनी कंपनी से इस्तीफा दे करके दूसरी जगह चली जाएंगी नौकरी करने। घर से, ससुराल से इस्तीफा कैसे दोगे? मायके से इस्तीफा कैसे दोगे? असली शोषण जहां होता है उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हम? और जितनी बार कोई ऐसी घटना निकल कर आती है जहां पर दफ्तर या बाहर कहीं कार्यक्षेत्र में
किसी लड़की महिला के साथ दुर्व्यवहार हो गया होता है, जितने संस्कृतिवादी हैं सब बिल्कुल उचक पड़ते, कहते देखा बाहर निकलने पर तो एक्सप्लॉइटेशन होता ही है, इसीलिए हम कहते हैं घर में बैठो, घर में सुरक्षित हो। वो उसको 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 घर में बचाया जा रहा है, अपने लिए बचाया जा रहा है। बाहर निकलोगी तो कई तुम्हारा शिकार करेंगे, घर में रहो ना ताकि सिर्फ हम तुम्हारा शिकार करें। बाहर निकलोगी तो हो सकता है कई लोग नोच लें, घर में रहो ना ताकि सिर्फ हम नोचें। सब घरों की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं अपवादों की कहानी लेकर, कहते हैं मैं अपने घर की बताता हूं, मेरी बहन है वो पापा की परी है, मैं भूखा रहता हूं वो मोटी है, और आप बोलते रहते हो कि लड़कियों के खिलाफ शोषण होता है। नहीं, मेरे खिलाफ शोषण होता है। मेरा विटामिन ए बी सी डी एक्स वाई जेड सब कम है, और वो 20 किलो ओवरवेट है। तो पापा की परी नहीं है, पापा की वेल है। अपवाद मत बताना। मैं आंकड़ों पर आधारित एक ज्यादा व्यापक, एक जनरल बात कर रहा हूं। अपवाद हर जगह होते हैं। आपके घर में अपवाद है, आपके यहां पर बहन को, पत्नी को, बहू को, महिला को बड़ी इज्जत, बड़ा प्यार दिया जाता है, बहुत अच्छी बात है। आपके घर की बात नहीं कर रहा फिर मैं। पर आपका घर अगर ऐसा है तो आप 1% अपवाद में आते हैं, बस 99% दुनिया दूसरी है भारत में। बाहर भी ऐसे ही है, पर बाहर थोड़ा कम है मामला। भारत तो देखो, सत्र में भी यही बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूं, ये दुनिया स्वार्थ पर, ताकत पर चलती है। यहां कोई किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि प्राकृतिक रूप से अहंकार बस अपना लाभ देखता है। इसमें किसी की कोई गलती नहीं, किसी का कोई अपमान नहीं, कोई अन्याय नहीं। हम ऐसे रचे गए हैं। पांच छोटे बच्चे डूब रहे होंगे, आप जो आपका वाला होगा उसको बचाने जाओगे। आप जिसको अपनी दया कहोगे उसमें भी स्वार्थ है, अपने वाले को बचाओगे। हम ऐसे रचे गए हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। यही काम आप नहीं, जितनी मादाएं हैं सब करेंगी मैमल्स में। हम ऐसे रचे गए हैं, ये कोई बेइज्जती की बात नहीं है। हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, इस बात को स्वीकारना पड़ेगा कि ये दुनिया स्वार्थ पर चलती है। आपको अगर कोई बोले कि नहीं नहीं नहीं, तुम तो मेरे बागीचे का फूल हो, मेरे गुलशन की मैना हो, क्या बोलूं मैं, जो भी, मेरे चूल्हे की हल्दी हो, घर में ही रहो। और आप बहुत जल्दी इठला के, बल खा के एकदम उसमें आ जाएं, भाव में आ जाएं कि ही देखो मुझे कोई मिल गया प्राण प्यारा। वो कह रहा है तुम बस चूल्हे में हल्दी की तरह और गुलशन में मैना की तरह रहो। तुम्हें क्या जरूरत है घर से बाहर निकल करके अपना गोरा रंग काला करने की। अरे मैं मर्द हूं, मैं बाहर निकल करके धूल फांकूंगा, धूप खाऊंगा, मेहनत करके लाऊंगा। तुम कमसिन कली की तरह घर में रहो। मैं जब बाहर दुनिया से लड़के थक हार के आऊं तो तुम मेरे लिए बिस्तर बिछाओ और मुझे आराम दो। ये तुम्हारा काम है। और बिल्कुल एकदम ऐसे पुलकित हो जाए, महिलाएं हैं, कितनी प्यारी बात की, देखो मुझसे कितना कितना प्यार करता है ये। मुझे कह रहा है तुम कोई तकलीफ मत झेलना, मैं सब कुछ करूंगा, तुम बस घर में रहा करो, और मैं जब घर आया करूं तो तुम मुस्कुरा दिया करो और बस कपड़े उतार दिया करो। इतना ही चाहिए तुमसे। क्या है, हम किस धोखे में अपने आप को रखना चाहते हैं। नहीं, पर बच्चों की भी तो जिम्मेदारी होती है ना, घर में रहना होता है, बच्चों की जिम्मेदारी। आप ही ने घर में रह करके और अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान करके जिन बच्चों को बड़ा करा है, वो सब सड़कों पे नालायक घूमते दिख रहे हैं मुझे। जब भारत की युवा शक्ति की गुणवत्ता की बात आती है तो दुनिया में सबसे निचले स्तर पर पाई जाती है।
और हम तो क्या यही रहे नहीं, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मैंने अपना कैरियर वगैरह छोड़ दिया, मैं उनको घर पे पालती पोसती थी ताकि बच्चों की अच्छी परवरिश हो, उनका उज्जवल भविष्य निकले। और बच्चे सब नालायक हैं, और न सिर्फ बेरोजगार हैं, वो रोजगार के लायक भी नहीं हैं, वो अनएम्प्लॉयड ही नहीं है, वो अनएम्प्लॉयबल हैं। और सिर्फ इसलिए नहीं कि अनस्किल्ड हैं, वो एटिट्यूडनली अनफिट हैं। ये आपने दिया है घर में उनका पालन पोषण करके, क्योंकि जो माँ घर में खुद भ्रम की वजह से रुकी हुई है, वो अपने बच्चों को भ्रम के अलावा और क्या देगी? वो बड़े होकर के नकारा निकलते हैं। जो माँ खुद बंधक है, वो अपने बच्चों को आजादी क्या देगी? वो बड़े होकर के एक से एक तरीके के विकृत नमूने निकलते हैं। आज से 20 साल पहले IIM में इकोनॉमिक्स में एक मिनी प्रोजेक्ट था, वो मैंने भी करा था, डेमोग्राफिक डिविडेंड के ऊपर। तब ये बात नई नई आ रही थी, फिर ये मेन स्ट्रीम हो गई। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता था कि भारत में अब इतने सारे जो जवान लोग हैं वो खड़े होंगे, भारत की जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा जवान लोगों का होगा, तो इससे भारत आगे बढ़ेगा क्योंकि जवान लोग प्रोडक्टिव होंगे। और तुलना चीन से की जाती थी कि चीन में बूढ़ों की संख्या बढ़ेगी, भारत में जवानों की संख्या बढ़ेगी, भारत आगे बढ़ेगा। आज हम उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक बर्डन बोलते हैं, क्योंकि ये जितने जवान खड़े हो गए हैं ये ज्यादातर किसी काम के नहीं है। बस ये एक काम करते हैं कि नारे लगाते हैं, ट्रेन रोकते हैं, कहते हैं नौकरी दो नौकरी दो नौकरी दो। ज्यादातर इस लायक ही नहीं है कि उन्हें नौकरी दी जा सके। और ये सब घर में बैठी हुई माताओं की पैदाइश हैं। माता 25 साल घर में बैठी रही, मैं बच्चे पाल रही हूं, मैं बड़ा काबिल नौजवान खड़ा करूंगी, और वो नौजवान ऐसा खड़ा हुआ है, वो किसी काम का नहीं निकला। तो फिर आपका वो तर्क कहां गया जब आपने कहा था बच्चों के उज्जवल भविष्य की खातिर मैंने अपना कैरियर छोड़ दिया? आपने अपना कैरियर भी छोड़ दिया और बच्चे भी बर्बाद निकले। अब क्या करना है बोलो? सर, इसमें एक बात मुझे ऐड करनी थी कि जब भी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो कहीं ना कहीं घर वालों को तो एक जस्टिफिकेशन मिल ही जाता है कि देखो, जैसे ही शाम हो जाती है, 6 बजे के बाद सूरज ढल जाता है, तो तुम दिन दिन में ही बाहर जाओ, शाम को कहीं मत जाओ। अरे अगर यही खेल खेलना है तो आप भी करिए ना। जितनी बार दहेज हत्या का कोई मामला आए, जितनी बार पति द्वारा शोषण का मामला आए, उतनी बार आप भी घर में शोर मचाइए कि देखा, रात के समय अगर घर में रुको तो पति मारता है, इसीलिए और जरूरी है कि मैं रात के समय बाहर निकलूं। आप सब लोग आते हो कि हमारे घर वाले हमारे साथ ऐसी चालाकियां करते हैं, तो आप भी उत्तर देना सीखो ना। फिर कहीं वर्क प्लेस में एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है तो वो आपको खबर दिखाएंगे, देखा देखा, काम करने जाओगी तो एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगा। तो फिर जब घर के अंदर हत्या हो जाती है तो आप भी खबर दिखाइए, और 100 बार दिखाइए, उनके मुंह के सामने ला ला के दिखाइए कि देखा घर के अंदर क्या होता है, देखा घर के अंदर क्या होता है। आवर होम्स आर एक्सट्रीमली अनसेफ। आप भी करिए। अगर यही खेल खेलना है तो यही सही। दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ पड़े हुए हैं, क्या हो सकता था ये राष्ट्र और क्या हुआ पड़ा है। राष्ट्र भी नहीं, पूरा उत्तर भारत ज्यादा। मैं अभी दक्षिण में हूं, कुछ हुआ अभी तो ब्लड सैंपल देना था, एक महिला लेने आई। ये कभी नहीं हुआ मेरे पूरे जीवन में, मेरा ब्लड सैंपल लेने कभी कोई महिला नहीं आई, क्योंकि काम खतरे का लगता है ना। पता नहीं किसके घर में घुसना है, उसके कमरे में जाके उसका सैंपल लेना है, दबोच ही ले तो। और उत्तर में होता है खूब कि वो सही में घुस जाए, उसका सैंपल लेने, बिस्तर पे पड़ा है वो, उसको बिस्तर पे ही खींच लेगा। ये हमारे उत्तर भारत में खूब चलता है, घर में रहो बाहर खतरा है। अरे बाहर किससे खतरा है? बाहर उन्हीं से तो खतरा है ना, ये जो घर में दबोचा दबोची करते हैं, यही है जिनसे बाहर खतरा है। जब ये बाहर निकलकर इतने खतरनाक हो जाते हैं तो सोचो ये घर में कितने खतरनाक होंगे। अगर वर्क प्लेस एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो कौन कर रहा है? वही आदमी तो कर रहा है ना जो कभी किसी घर में रहता है। तो जब वो वर्क प्लेस पे इतना बड़ा दानव है तो अपने घर में कितना बड़ा दानव होगा? जब वो अपनी सेक्रेटरी का या अपनी कलीग का सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन कर सकता है तो अपनी वाइफ का कितना करता होगा?
यहाँ बहुत साधारण सी बात होती है। आप पेट्रोल पंप पर चले जाइए, वहां पर कोई लड़की आपका पेट्रोल भर रही होगी। गाड़ी, कैब, ऑटो, ये लड़कियां चला रही होती हैं। यहाँ बहुत साधारण सी बात है, कोई नहीं छेड़ाछाड़ी कर रहा। वेट्रेस होती हैं, लड़कियां होती हैं। सर मैंने तो देखा है कि बट घर में जो आदमी होते हैं उनसे ज्यादा माएं बहुत ज्यादा लिमिट कर देती हैं रोल अपने बेटियों का। जैसे मैं आपको एक पर्सनल बताना चाहती हूँ कि मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी उसमें बहुत सारी लड़कियां थी जो बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत पोटेंशियल था उनमें आगे जाने का। लेकिन उनको कॉलेज में उनको मतलब जो एक छोटी जगह थी, सोलन हिमाचल प्रदेश, उसके बाहर ही नहीं भेजा। उन्होंने कहा कि हमारी लड़की सोलन की है, ज्यादा ज्यादा चंडीगढ़ जाएगी, दिल्ली मैक्सिमम, पर कहीं साउथ इंडिया या बाहर कहीं बहुत दूर जाने का नहीं था कभी भी। और आज मैं देखती हूँ वो सबके सब हाउसवाइफ्स हैं, बच्चे हैं उनके, विच आई डोंट नो, वो कहते हैं उनका पर्सनल चॉइस है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी खुद की मम्मियों ने उनको बहुत लिमिट किया है, क्योंकि वो शुरू से उनको ऐसे मोल्ड कर रहे थे कि अगर बेटी आजाद उड़ गई तो ये माँ के लिए एक तल पर सोचिए, ममता वगैरह एक तरफ रखिए। हम जैसे होते हैं स्वार्थ के पुतले, ईर्ष्या के पिंड। सोचिए माँ के लिए कितने घोर अपमान की बात है कि लड़की वो जिंदगी जी गई जिस जिंदगी को माँ ने कहा था कि अरे मुझे डर लगता है, ये जिंदगी तो खतरनाक है। चॉइसेस की बात करी ना आपने कि चॉइस कहते हैं, हाँ तो माँ ने चॉइस करी थी कि मैं बंधन चुनती हूं, मैं गुलामी चुनती हूं। और माँ कह रही है मैंने बिल्कुल सही चॉइस करी, आई एम एन इंटेलिजेंट वुमन, देखो मैंने कितनी अच्छी चॉइस करी है। और उसी की लड़की अगर ये प्रमाणित कर दे कि तुम्हारी चॉइस मूर्खता की थी, कायरता की थी, तो माँ के लिए बड़े अपमान की बात हो जाती है ना। इसीलिए माँ सबसे पहले अपनी लड़की का भविष्य चौपट करती है। आपने जो भी लाइफ चॉइसेस करी, अगर आपकी बेटी उसके बिल्कुल विपरीत जाकर के चॉइसेस करे और तब भी एक सुकून भरा और सफल जीवन जी जाए, तो मां के मुंह पे तो थप्पड़ जैसी बात हो जाएगी। मां को खुद से पूछना पड़ेगा कि मैं कितनी बड़ी कायर थी और कितने भ्रम में थी कि मैं ऐसी फूहड़ चॉइसेस कर बैठी। और देखो वो बेटी है, वो मां को फिर स्वीकार करना पड़ेगा कि मां ने अपनी जिंदगी बर्बाद करी है। तो एक सीमा तक ठीक होता है कि बेटी तू पढ़ ले, लेकिन बेटी ज्यादा पढ़ने लग जाए तो मां को बड़ी तकलीफ हो जाएगी, बाप को भी हो जाएगी, दोनों को हो जाएगी। एक सीमा तक होगा, हाँ बेटी तू आगे निकल, तू आगे निकल, लेकिन बेटी वो सीमा लांघ करके और आगे निकल जाए तो माँ बाप दोनों दुश्मन हो जाएंगे। अपवाद होते हैं, अपवादों की बात नहीं कर रहा, अपवादों को नमस्कार है। मुझे गाली गलौज करने मत आ जाइएगा, वैसे आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर इसका ऑपोजिट भी मैंने देखा है काफी, कि एक कुछ केसेस में माएं बोलती हैं या माँ बाप बोलते हैं कि तू एमबीए कर ले, हम पैसे देंगे, बट लड़की खुद बोलती है कि नहीं मुझे तो शादी करनी है, और ये आहा, मॉडर्न, ऐसे भी मैंने बहुत देखा है। ऐसी संस्कारी लड़की को प्रणाम है। सर वो बोलते हैं कि ये मॉडर्न कॉर्पोरेट वुमेन का जो रोल है ये लड़कियों को मैस्कुलिन एनर्जी दे रहा है, ऐसे करके बोलते हैं। और वो फिर जब ऐसी इंसिडेंट्स होती है कि बाहर वर्क प्लेस हरासमेंट हो गया, सेक्सुअल फेवर्स के लिए प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो वो इस चीज को लेके खुद का डिसीजन जस्टिफाई करती है कि हमने ठीक किया, देखो हम बिल्कुल। और ये तो 100 में से एक बार होता है, जो 99 बार घर में मैरिटल रेप होता है उसका क्या है। मैरिटल रेप इतना आम है और इतना इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है कि ज्यादातर महिलाओं को पता भी नहीं होता कि वो जिसको सेक्स समझ रही हैं वो रेप है। उनके भीतर ये बात डाल दी गई होती है कि पति का तो हक है ना जबरदस्ती करने का, पति है तो जबरदस्ती तो कर सकता है ना, उसका तो हक है। उनको पता भी नहीं चलता कि पति जो कर रहा है वो बलात्कार है। मैं दूर दराज की नहीं बात कर रहा हूं। मेरा बैचमेट, मेरे हॉस्टल का दोस्त, अच्छे धनी परिवार का लड़का, उसकी बहन को मार डाला था दहेज के लिए। ये अपवाद नहीं है, ये हर जगह हो रहा है।
हम बात नहीं करते, पर बात हर जगह है। ठीक वैसे जैसे आपको कहीं बड़े बड़े स्लॉटर हाउस दिखाई देते हैं क्या? नहीं दिखाई देते। तो हमें लगता है सब ठीक ही ठीक है, कहीं पर जीव हत्या या क्रूरता हो नहीं रही है। वो सब छुपा के करा जाता है दूर, ताकि आम आदमी की नजर न पड़े। ये जो बड़े स्लॉटर हाउसेस होते हैं ना, ये दूर छुपा के बनाए जाते हैं, पर हो बिल्कुल रहा है, यूबिक्विटस है। 5 करोड़ लड़कियां भारत की आबादी से गायब हैं, तो हर गली मोहल्ले में भ्रूण हत्या हो रही है। बस हम उसकी बात नहीं करना चाहते। हर परिवार में भी हो रही होगी। कोई भी व्यक्ति अगर अपने पूरे कुटुंब में पूरा खोज खंगाल के देखेगा, तो उसे कोई ना कोई मामला मिल जाएगा कि ये देखो, यहां अबॉर्शन कराया गया है लड़की को मारने के लिए। कई बार तो अपने घर में ही मिल जाए, घर में ना मिले तो अपने कुनबे में मिल जाए, कुनबे में ना मिले तो अपनी सोसाइटी या मोहल्ले में मिल जाएगा। इससे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। और फिर हम बोलते हैं कि विमेन आर वर्क अनसेफ एट वर्क प्लेसेस। रियली? घर में तो उसको जन्म भी नहीं लेने दे रहे, अनसेफ वो ऑफिस में है क्या? आप थोड़ा सा ना इस पर आप रिसर्च करिएगा कि ये जो पूरा खेल है, द मिसिंग जेंडर, ये कहाँ है। आपको बहुत हैरत वाली कुछ बातें मिलेंगी। दक्षिण भारत में नहीं होता ये, पूर्व भारत में भी नहीं होता ये उत्तर और पश्चिमी भारत में होता है। और ये तथाकथित निचले वर्णों और जातियों में भी नहीं होता। ये सब ज्यादा से ज्यादा होता है तथाकथित उच्च वर्णों और संस्कारी जातियों में, उनमें होता है ये। मैं नहीं कह रहा, आंकड़े कह रहे हैं। और मुझे बहुत हैरत की बात लगी थी, उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेते हैं। उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में सेक्स रेशियो सबसे कम है, उनमें कुछ वो जिले हैं जो सबसे धार्मिक जिले हैं, जो जाने ही जाते हैं धर्म के लिए। संस्कारी जिले सबसे ज्यादा। वही वो जिले होंगे जहां पे और ज्यादा है कि तुम बाहर निकल के काम नहीं करोगी, तुम घर पे रहोगी। जितना घर पे रहेगी उतना आसान शिकार बनेगी, और क्या होगा। और कुछ? नो सर, थैंक यू।